Hello friends, myself Dr. Kamar and we are going to discuss about pulpal reaction to dental caries and dental procedure. हमने पहले जो डेंटल एनाटॉमी के लेक्चर हैं आप वो भी देख सकते हो पीछे जाके, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है। जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं वो हमने पिछले डेंटल एनाटॉमी के लेक्चर्स में बताया है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि जो केरीज हमारी डेंटल केरीज होती है, हमारा इन्फेक्शन होता है टूथ में, तो उसके बाद जो पल्प हमारा है जो मैंने बताया इनेमल होता है, देन हमारा डेंटिन, देन हमारा पल्प होता है। पल्प का रिएक्शन क्या होता है हमारे डेंटल केरीज में? तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें 3 तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज इन डेंटिन परमेबिलिटी। सेकेंड होता है टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन। थर्ड होता है हमारा इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिएक्शन और रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा डेंटिन परमेबिलिटी वो कम हो जाएगी। उसमें क्या होगा, ये सबसे पहले हमारा फास्टेस्ट है। सबसे पहले यही होता है हमारा कि डिफेंस टू केरीज एंड डेंटिन स्क्लेरोसिस हो जाएगी हमारी। सबसे पहले जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारा डेंटल केरीज से, तो वो डेंटिन परमेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे डेंटिनल टेब्यूल्स हैं वो नैरो हो जाएंगे। नैरो होने के बाद क्या हो जाएगा, जो परमेबिलिटी होगी डेंटिन की वो कम हो जाएगी। देखो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगी मिनरल की क्रिस्टल्स की, कहाँ पे, इंटरट्यूबुलर डेंटिन में, तो उसके बाद नैरो हो जाएंगे डेंटाइनल टिब्यूल्स, तो क्या होगा, डिक्रीज इन डेंटिन परमेबिलिटी। ये हमारा सबसे पहले रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन। टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन से क्या आप समझ सकते हो कि हमारा पहले सेकेंडरी डेंटिन बनता है, देन हमारा टर्शरी डेंटिन बनता है। सबसे पहले क्या होगा, माइल्ड कैरियस लीजन। ये जो टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन है ये दो तरह से रिस्पॉन्स देता है हमारा। माइल्ड कैरियस लीजन में रिस्पॉन्स क्या होगा और एग्रेसिव कैरियस लीजन में रिस्पॉन्स क्या होगा। माइल्ड अगर होगा तो क्या होगा, ओडोंटोब्लास्ट जो हमारे सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे डेंटल जो डेंटाइनल टिब्यूल्स हैं जो लॉस्ट हुए हमारे, वो अगेन न्यू बनेंगे हमारे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेंटाइनल टिब्यूल्स। नेक्स्ट है एग्रेसिव कैरियस लीजन। इसमें क्या होगा, जो हमारी ओडोंटोब्लास्ट की लेयर है जो कि डिसरप्ट हुई है और डिस्ट्रक्ट हुई है, तो वो अगेन उसकी रिफॉर्मेशन होगी ओडोंटोब्लास्ट लेयर की, जिससे कि क्या होगा, रेपरेटिव डेंटिन बनेगा हमारा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा रेपरेटिव डेंटिन बनेगा जब हमारा एग्रेसिव कैरियस लीजन होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिएक्शन, जो होता है डेंटाइनल और पल्पल रिएक्शन टू केरीज। इसमें क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जो सबसे पहले किससे मीडिएट होते हैं, हमारे ओडोंटोब्लास्ट से। ठीक है, उसके बाद वो ओडोंटोब्लास्ट क्या करेंगे, वो रिप्लेस करेंगे डेंड्रिटिक सेल्स को, जो कि डेंड्रिटिक सेल्स हमारा मेनली हमारा जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्साइट करने के लिए और उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो टी सेल्स हैं वो हमारे टी लिम्फोसाइट वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, डेंड्रिटिक सेल्स में 2 चीजें हमारी एक्टिवेट होती हैं, CD11C+ और F4 और 80+। ये क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है CD11C+ का, ये क्या करता है कि जो हमारा पल्प और डेंटिन का बॉर्डर है वहां पे ये जाके एक्टिवेट होता है, वहां पे ये मतलब जाके हमारे जो टी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और जो F4 80+ है वो क्या करेगा, पेरीवेस्कुलर स्पेसिस में जाके इनर पल्प में जो है हमारा वो रिएक्शनरी और मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स है इम्यून रिस्पॉन्स उसको एक्टिवेट करेगा और सेल्स बढ़ाएगा। और जो हमारा ओडोंटोब्लास्ट जो है, मैंने बताया था कि मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ओडोंटोब्लास्ट से होता है, वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेगा वाया IgG, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेगा IgG, IgM और IgA, देन ये एंटीबॉडीज हमारे फंक्शन करेंगी। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हम डेंटल प्रोसीजर्स जो होते हैं हमारे, उसमें 6 पॉइंट्स आते हैं मेनली। डेंटल केरीज में आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे केरीज बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, तो उसी के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है और मैनेजमेंट चेंज होती है। नेक्स्ट हम जो डेंटल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान हमारे पास क्या कौन से चेंजेस आते हैं, जो केमिकल मीडिएटर्स जो हमारे रिलीज होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके मेनली 6 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ प्री ट्रीटमेंट
इन पल्प इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या करते हैं कि जब हम डेंटिस्ट एज अ डेंटिस्ट हम क्लिनिकली उसकी आरसीटी करते हैं, एसएस कैविटी प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें ना मिनिमम इरिटेशन करनी है जो हमारी जब हम डेंटिन के बहुत ही क्लोज पहुंच जाएंगे, 0.5 mm हमारी थिकनेस रह जाएगी, तो हमें अवॉइड करनी है कि हमारी जो बर की स्पीड है और जो हमारा हैंड पीस है वो हमें कंट्रोल में चलाना है। क्योंकि अगर हमारा पल्प इन्वॉल्व हो गया तो हमारा जो हम रेस्टोरेटिव प्रोसीजर कर रहे हैं वो आरसीटी जा सकता है टूथ, और हमारा जो है एसएस कैविटी खराब हो सकती है। तो हमें जो भी हम एफर्ट करेंगे तो हमें मिनिमम इरिटेशन देनी है हमें पल्प को रेस्टोरेशन के दौरान। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि डिग्री ऑफ प्रोसीजर एंड फिजिकल इरिटेशन। मतलब कि जब हम पल्प के पास पहुंचेंगे तब भी आपको पता होगा कि जब भी हम कोई रेस्टोरेटिव प्रोसीजर करते हैं तो हमारा पल्प का टेम्परेचर बढ़ता है। पल्प का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि रोटेशन होती है हमारे बर की, जो राउंड बर से हम करते हैं तो वो हाईली मूव करता है जब हमारा आरपीएम स्पीड बढ़ती है। तो हमारा अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा पल्प में कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, पल्प नेक्रोसिस हो सकता है। अगर हमारा 20 डिग्री बढ़ा है टेम्परेचर तो हमारा पल्प एब्सेस भी हो सकती है। तो फिर हम उसमें अलग अलग जो हमारे डेंटल में वो आते हैं मेडिकामेंट्स जैसे जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम प्लेस करके या फॉर्मोक्रिसोल प्लेस करके हम पेशेंट को 1 वीक के लिए हम वो देते हैं मेडिकेशन। तो उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है डेजिकेशन। फर्स्ट तो इसमें आ जाएगा हीट और सेकंड आ जाएगा इसमें डेजिकेशन। डेजिकेशन क्या होता है, जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं हमारे किसके, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के न्यूक्लियाई है उनमें चले जाएंगे वो हमारे, तो वो ब्लॉक कर देंगे उसको, तो इसे कहते हैं डेसिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल एंड केमिकल इरिटेशन। बायोलॉजिकल और केमिकल इरिटेशन से पता लग रहा है कि जो हमारा जब हम रेस्टोरेटिव प्रोसीजर करते हैं इसके अंदर आरसीटी के अंदर, तो हमारा क्या होता है आउटवर्ड फ्लो होता है डेंटाइनल फ्लूइड का। वो एक तरह का हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आउटवर्ड फ्लो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स का इसलिए होता है, डेंटाइनल फ्लूइड का इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जब हम इन्फेक्शन को उसमें से खत्म करते हैं, खत्म क्या मतलब मिनिमम हम इरिटेशन करते हैं, तो क्या होता है जो बैक्टीरियल लॉजमेंट होने के चांसेस हमारे ज्यादा रहते हैं। तो हम आउटवर्ड फ्लो होता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स का, तो उससे क्या होता है इनवर्ड फ्लो नहीं होता, किसका, कैरियस एजेंट्स का होता है। जो हमारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उसका इनवर्ड फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स का जो फ्लूइड है डेंटाइनल फ्लूइड का वो आउटवर्ड फ्लो होगा, तो ये अपोजिट फ्लो वो होगा फ्लो। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा बायोलॉजिकल एंड केमिकल इरिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्सिमिटी एंड रेस्टोरेटिव प्रोसीजर टू पल्प एंड सरफेस एरिया ऑफ डेंटिन एक्सपोज्ड। इसमें जब हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा जब 0.5 mm थिकनेस के हम पास पहुंच जाएंगे, जब हम रेडियोग्राफ लेंगे, इंट्राओरल रेडियोग्राफ लेंगे, तो हमें ये देखना है कि हमारा डेंटिन की थिकनेस कितनी रह गई है। अगर 0.5 mm हमारी थिकनेस रह गई है तो हमारा पल्प ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, तो उससे क्या होगा कि परमेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ जाएगी, हमारा जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं, तो हमें मिनिमम इरिटेशन करनी है। वही पॉइंट है, बस उसको अलग से लिखा गया है। फिफ्थ है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग डेंटिन एंड रिलेटेड ओडोंटोब्लास्ट। वही चीज है, इसमें क्या है कि 3 पॉइंट्स आते हैं, लोकेशन विद इन द सेम टूथ, सेकंड आता है एज ऑफ द पेशेंट, थर्ड आता है प्रेजेंस ऑफ डेंटल केरीज। लोकेशन विद इन द सेम टूथ क्या होता है कि जब हमारा ट्यूबुलर डायमीटर जो है वो 0.5 mm 0.6 mm टू ट्यूबुलर डायमीटर है वो 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर रह जाता है, जो कि हमारा डेंटिनो इनेमल जंक्शन है उसके पास होता है। तो क्या करता है, हमें ये पता होता है कि जैसे हमारा 0.5 टू 1 mm हमारा बैक्टीरियल की थिकनेस है, और हमारी जब कैविटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो 0.6 0.8 mm से बढ़ के 3 माइक्रोमीटर तक चली जाएगी। तो क्या होगा, बैक्टीरिया का जो साइज है वो छोटा होगा, हमारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स का साइज बड़ा होगा, तो बैक्टीरिया इजीली जा सकता है। मतलब हम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होंगे जब हमारा थिकनेस कम रह जाएगी। नेक्स्ट है एज ऑफ द पेशेंट। एज ऑफ द पेशेंट ये होता है कि पेरिट्यूबुलर जो हमारा डेंटिन है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो क्या होता है स्क्लेरोसिस कम होगी।
देन है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ डेंटल केरीज। इसमें यही बोला गया है कि सुपरफिशियल जो हमारी डेंटिन है वो फॉर्म होगी, केरीज के क्रिस्टल्स बनेंगे और हमारा क्या होगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी इसमें डेंटिन में। 6 पॉइंट है पेशेंट एज। पेशेंट एज में क्या होता है, अगर जैसे पेशेंट की एज बढ़ रही है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, रेस्टिंग जो पल्प का ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। मतलब हमारा जो रिएक्शन है ना पल्प का, कोल्ड के लिए कम हो जाएगा, हीट के लिए बढ़ जाएगा। तो ये पेशेंट एज है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि जो जो हम मेडिकामेंट्स डेंटल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमटीए मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट जो एमटीए होता है मेनली, और जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, इसका क्या हमारा इफेक्ट होता है पल्प पे, ये हम नेक्स्ट